हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है एमपी टॉपर सीरीज में, जिसमें अपन कवर कर रहे हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। ठीक, आज अपन इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है भैया डिमांड। ठीक, ये भाई इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है। ठीक, 2 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक भाई, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते भी हैं। ठीक, बस तुम्हारा काम क्या भाई, मुझको मोटिवेट रखना। वो कैसे रख सकते हो भाई? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ। ठीक, जितने लोगों तक पहुंचा सकते भाई उतने लोगों तक पहुंचाओ भाई, और वीडियो मस्त अच्छे से मजे से देखो। चालू करते हैं बेटा डिमांड वाला चैप्टर। सबसे पहले देखो भाई, डिमांड क्या होता है। ठीक है, तुमने बहुत कई बार सुना होगा ये शब्द, भाई तेरे भाई की बहुत डिमांड है। भाई डिमांड मतलब क्या? देखो, डिमांड मतलब ये नहीं कि यार मैं ये चाहता हूं। डिमांड मतलब अधिकतर अपन लोग यही समझते हैं नॉर्मल भाषा में, क्या डिमांड मतलब यार मुझको वो चीज चाहिए। ठीक, तो भाई नॉर्मल भाषा में इकोनॉमिक्स नहीं चलती है। डिमांड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। वो इफेक्टिव डिजायर, जैसे लोग बोलते ना यार मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो भाई ये उसकी चाहत है, डिमांड नहीं है। ठीक, तो भाई क्या होता है, सुनो। डिमांड मतलब वो डिजायर या नेसेसिटी, वो डिजायर या नेसेसिटी, वो चाहत। ठीक है, चाहत तुम बहुत कुछ करते हो। ठीक है, तेरी कुर्ती में चांद तारे दाग दूंगा, अरे भैया। ठीक, इधर डिमांड मतलब वो डिजायर या वो नेसेसिटी जो क्या भैया, किसी भी कम्युनिटी को पाने की हमारी चाहत। लेकिन ध्यान रखना, वो कम्युनिटी जिसको हम भैया क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, उसी को भी हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, डिमांड मतलब वो डिजायर या नेसेसिटी जिसको, जिस कम्युनिटी को खरीदने के लिए हमारे पास बेटा अच्छे खासे पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स हो, मतलब पैसा हो। ठीक, वो चीज क्या भैया, वो जो कम्युनिटी है वो सेम टाइम में आप भैया मार्केट में अवेलेबल भी हो, और आपकी भैया विलिंगनेस भी हो उस चीज को खरीदने की, उस वक्त इच्छा भी हो, और साथ ही साथ आपको बेटा जो पैसे हैं वो पैसे खर्च करने की भी इच्छा हो। इसका मतलब 4 चीजें इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है। डिमांड मतलब वो डिजायर, वो नेसेसिटी किसी भी कम्युनिटी की, ठीक, जो अपने को भैया क्या करनी है, चाहिए। डिमांड मतलब वो डिजायर जिसको हम बेटा पैसे से खरीद सकते हैं, और क्या भैया सेम टाइम हमको पैसे खर्च करने की इच्छा भी हो, और वो कम्युनिटी खरीदने की भी इच्छा हो, और साथ में भैया क्या बोल रहे हैं, वो चीज अवेलेबल भी हो मार्केट में। ठीक, तो उसी को भी अपन क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं भैया, इसमें 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, इस 4 एसेंशियल चीजें। सबसे पहले भैया डिमांड मतलब क्या है, एक डिजायर, वो डिजायर जिसको हम भैया रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम पैसों से खरीद सकते हैं। फिर विलिंगनेस हो हमारी ये पैसा खर्च करने की और वो कमोडिटी खरीदने की। और चौथा पॉइंट बेटा क्या बोल रहे हैं, वो चीज मार्केट में अवेलेबल भी होनी चाहिए। यही उसके एलिमेंट है, यही उसके एसेंशियल पॉइंट्स हैं, और यही उसका क्या बन जाएगा, मीनिंग। बस थोड़ा सा 2-5 शब्द अपने को इधर उधर तोड़ मोड़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं डिमांड कितने प्रकार की होती है। तो बेटा एक होती है डिमांड भैया क्या, इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है भैया मार्केट डिमांड। ठीक, अब भैया इंडिविजुअल डिमांड मतलब जब कोई एक व्यक्ति डिमांड करता है, जब कोई एक व्यक्ति करता है, डिमांड करता है, तो भैया उसको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक, और जब पूरे मार्केट के सभी लोग मिलकर जो डिमांड करते हैं, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, मार्केट डिमांड। ठीक, चलो देन इसका भी अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो ये इन्होंने एक जरा सा वो बनाकर बता दी, इंडिविजुअल डिमांड मतलब कैसा। देखो जब प्राइस 12 रुपए थी तो हम कितनी चीज खरीद रहे थे, 10। जब प्राइस 10 रुपए होगा, मतलब प्राइस गिर गई, तो हम मान लो शक्कर है तो हम भैया 20 किलो खरीदने लग गए। जब प्राइस और गिर गई 8 रुपए, तो हम भैया 30 किलो खरीदने लग गए। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक, अब इसी को बेटा किस पे दिखा दिया, ग्राफ पर दिखा दिया। ठीक, इधर भैया क्वांटिटी दिखा दी एक्स एक्सिस पर, और इधर वाई एक्सिस पे क्या दिखा दिया, प्राइस दिखा दिया। जब प्राइस 12 था तो हम कितना खरीद रहे थे, 10, तो ये बिंदु बना दिया। जब प्राइस 10 हुआ तो हम कितना खरीद रहे हैं, 20, तो ये बिंदु बना दिया। जब 8 था तो 30, 6 था तो 40, और 4 था तो 50। और अब इन सारे बिंदुओं को जोड़ दिया तो क्या बन गया, डिमांड कर्व बन गया। ठीक, अब एक मिनट आगे अपन और पढ़ेंगे इस बारे में, डिमांड कर्व, शेड्यूल, ये सब। अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड। या फिर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग या फिर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक, क्या बोल रहे हैं भैया, ध्यान से सुनना। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को बार बार अफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले भैया खुद का प्राइस। अगर भैया किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। और अगर किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, तू नहीं तो कोई और सही। मतलब क्या, जब अपन किसी एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट। तो भैया सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस होता है वो भी बेटा क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मान लो यू आर अ चाय लवर, अपन लोग कौन है भैया, टी लवर है। मान लो कॉफी के प्राइस भी क्या हो गए,
बढ़ गए, कॉफी के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। तो जो लोग अभी कॉफी पी रहे थे अब वो भी किधर आएंगे, चाय की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा यार चाय सस्ती है, ठीक। तो उसके प्राइस के कारण हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, ठीक। और भैया उसके प्राइस मान लो कम हो गए, क्या हो गए भैया, कम हो गए। तो हमारे टी लवर में से ऐसे कोई दोगले होंगे जो भैया उधर चले जाएंगे क्योंकि उनको कॉफी सस्ती लग जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट प्राइस के कारण भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के कारण क्या होता है, हमारी डिमांड भी चेंज होती है। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो दो गुड्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल साथ में इस्तेमाल होंगे तो ही बेटा हमारी कार चल पाएगी, ठीक। तो भैया वो जो सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसके प्राइस भी बेटा क्या करते हैं, हमारे गुड्स को क्या करते हुए अफेक्ट करते हैं। मान लो पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो हमारी कारों की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। देन इसका क्या बोल रहे हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब बेटा कंज्यूमर कितना पैसा कमा रहा है तो वो भी क्या करता है, डिमांड पर अफेक्ट करता है। अगर तुम ज्यादा कमाओगे तो जाहिर सा तुम ज्यादा खर्च करोगे, ठीक, और कम कमाओगे तो कम खर्च करोगे। यहाँ पे दो गुड्स आते हैं, एक नॉर्मल गुड्स पे कितना खर्च करेंगे और इंफीरियर गुड्स पे। तो देखो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम होगी। लेकिन इंफीरियर गुड्स के साथ बेटा उल्टा है, चाहे तुम्हारी इनकम बढ़े कम हो हम बेटा उतना ही खरीदते हैं। देन इसका भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर तुमको कोई चीज बहुत टेस्ट प्रेफरेंस है, आदत है उस चीज की, तो तुम तो ये खरीदोगे, ठीक है। देन इसका जब प्राइस चेंज इन फ्यूचर। अगर भैया मान लो फ्यूचर में प्राइस चेंज हो रहे हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो तुम क्या करोगे, अभी से ही खरीद खरीद के रख लोगे कि यार भैया भविष्य में बढ़े आएंगे, तो अभी की डिमांड बढ़ जाती है। और अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं तो अभी की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि हम फिर फ्यूचर में खरीदेंगे। तो देखो ये जो मैंने पॉइंट लिखे ये बेटा सारे पॉइंट इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। किसको, इंडिविजुअल डिमांड को। अब इन पॉइंट के साथ साथ अगर मैं ये पॉइंट भी लिख दूं तो बेटा वो बन जाएंगे मार्केट डिमांड के। लेकिन भाई तुमको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये लो 4 पॉइंट खत्म, यहीं पर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, तुमको इधर तक आनी नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए साइज एंड कंपोजिशन। भैया अपने देश की जनसंख्या कितनी है तो उसके कारण क्या होता है, मार्केट डिमांड अफेक्ट होती है। सीजन एंड वेदर, कई बार सीजन चेंज होता है, ठीक है, बरसात का हो गया, ठंड का हो गया, तो ठंड आ गई तो वो जो वुलन वाले जो क्लॉथ होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर क्या होते हैं, जो इनकम है, इनकम बटकर किसके हाथ में आ रही है, अमीर के हाथ में या गरीब के हाथ में। अगर सोसाइटी में अमीरों के हाथ में आएगी तो डिमांड कम हो जाएगी और गरीबों के हाथ में जाएगी तो ये डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, तो भी क्या होता है जब गरीबों के हाथ में पैसे आता है ना तो भयंकर और खर्च करते हैं, ठीक, क्योंकि उनके पास पहले से कुछ है नहीं। तो लेकिन इनकम जो अमीर होते हैं उनके पास पहले से कुछ बहुत कुछ रहता है तो भैया वो फिर खर्च नहीं करते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक, ये फर्स्ट वाली का भी स्लाइड का ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। अब बेटा अपन बात करते हैं डिमांड फंक्शन। तो देखो अभी जो अपन ने जस्ट टॉपिक पढ़ा ना वही है। डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को, जब उसके अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को एक इक्वेशन के रूप में रख देते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में, तो बेटा वो बन जाता है डिमांड फंक्शन। सीधी सीधी बात है, डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो अभी अपन ने पढ़े पीछे, जब उनको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डिमांड फंक्शन। अब तुमको कुछ नहीं करना भैया, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शन भी होते हैं तो कुछ मत करना, ये मैंने मीनिंग लिख दिया है, ठीक। क्या बोल रहे भैया, डिमांड फंक्शन के आगे इंडिविजुअल लगा दोगे, ठीक, तो वो इंडिविजुअल का बन जाएगा, और अगर मार्केट लगा दोगे तो मार्केट का बन जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस एक और चीज क्या चेंज करनी है, अगर इंडिविजुअल लिखोगे तो एन इंडिविजुअल कर देना नीचे, और जब मार्केट का लिखोगे तो ऑल कंज्यूमर कर देना, ठीक। आगे भी क्या बोल रहे हैं, ये उसकी इक्वेशन है, इंडिविजुअल डिमांड की इक्वेशन क्या होगी, dx इक्वल टू एफ मतलब फंक्शन, px pr y t और f, वो जो अपन ने अभी पढ़े थे ना, px मतलब खुद का प्राइस, रिलेटिव गुड्स का प्राइस, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंस और फ्यूचर प्राइस, ठीक। और मार्केट डिमांड की इक्वेशन क्या है, dx इक्वल टू एफ ब्रैकेट में px pr y t f, ये सब तो वही का वही था, और वो उधर 3 जो लिखे थे ना अपन ने, पॉपुलेशन का साइज, सीजन, वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो 3 और लिख दिए। तो बस कुछ नहीं करना है, डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं जब उनको हम इक्वेशन के रूप में रख देते हैं तो बेटा वो बन जाता है डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल फैक्टर्स को रखेंगे तो इंडिविजुअल वाला, मार्केट फैक्टर्स को जब रखेंगे तो मार्केट फंक्शन, ठीक। अब अपन आगे चलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं था ये वाला। अब अपन आते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। देखो सबसे पहले भी क्या जाएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर। तो बेटा इंडिविजुअल डिमांड में कितने कंज्यूमर होते हैं, एक, और मार्केट में सब, ऑल, बहुत सारे। लॉ ऑफ डिमांड, तो बेटा ये जो इंडिविजुअल डिमांड है उसमें बेटा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन मार्केट डिमांड बेटा फॉलो होगी ही होगी। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है आगे अपन स्लाइड में पढ़ेंगे।
देन इसका बेटा इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो बेटा कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को, तो देखो जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो मार्केट में तो बहुत सारे फैक्टर थे, अभी अपन ने पीछे पढ़ा, तो सारे फैक्टर इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करते, कुछ ही करते हैं। जबकि मार्केट डिमांड में बेटा क्या होता है, इंडिविजुअल के जितने हैं वो तो है ही हैं, तो वो ऑल फैक्टर इंडिविजुअल के जितने भी वो सारे फैक्टर क्या करते हैं, मार्केट को भी अफेक्ट करते हैं। अब इसका एक और डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस। तो सबसे पहले ये मीनिंग, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, वो दो गुड्स जो एक दूसरे के स्थान पर क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, तू नहीं तो कोई और सही। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो दोनों एक साथ ही क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर इसका भी इनका नेचर कैसा है, डिमांड की नेचर कैसी है, तो बेटा इसकी जो डिमांड है वो कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव क्यों, अगर उसके प्राइस बढ़ गए तो वहां के लोग इधर आ गए, कम हो गए तो यहाँ के लोग वहां चले गए, तो कंपटीशन हो रहा है उनके प्राइस में। जबकि इसमें बेटा कैसी डिमांड होती है, जॉइंट डिमांड। कार और पेट्रोल कुछ भी अगर चेंज हुआ तो दोनों की डिमांड या तो साथ में बढ़ेगी और साथ में कम होगी। फिर रिलेशन, तो बेटा इसका कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। देखो उसका प्राइस बढ़ा, कॉफी का प्राइस याद करो बढ़ गया था, तो हमारी जो डिमांड थी, हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड थी, तो भैया वो क्या हो गई थी, क्या हो गई थी भैया, उसके प्राइस बढ़ गए थे ना, तो वहां के लोग कहाँ आ गए थे, हमारे पास आ गए थे, तो हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। तो उसका प्राइस बढ़ रहा है, हमारी डिमांड बढ़ रही, तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। और कॉम्पिटिटिव वाले में कैसा होता है, नेगेटिव। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम होगी, तो नेगेटिव। देन इसका एग्जांपल, टी और कॉफी, कोक और पेप्सी, टी नहीं तो कॉफी, पेप्सी नहीं तो कोको कोला। यहाँ पर टी और शुगर, शक्कर और चाय पत्ती एक साथ इस्तेमाल होंगे, कार और पेट्रोल एक साथ इस्तेमाल होंगे। देन इसका भैया एक और टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। भैया डिमांड क्या होता है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, तो बेटा सबसे पहले तो भैया पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो देखो डिमांड में कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं होती है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, ठीक, कि असल में हाँ इतने प्राइस पर मैं इतनी चीज खरीदूंगा ही खरीदूंगा। देन इसका भैया डिस्क्राइब्स, तो बेटा ये क्या डिस्क्राइब करता है, कि बिहेवियर बताता है कि अलग अलग प्राइस पर इंसान कैसा कैसा बिहेव करेगा। जबकि ये क्या बेटा बताता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी। नेचर, बेटा इट इज नॉट फिक्स्ड, ये भैया फिक्स्ड नहीं होती, डिमांड फिक्स नहीं होती, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड हो जाती है। जबकि बेटा ये क्या लिखा है, इट इज नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये नहीं है कि वो जो एक्चुअल जो है, जैसे मान लो 10 रुपए जब था तो हमने कितनी शक्कर खरीदी, तो ये एक्चुअल नहीं है कि हमने वो खरीद ही लेंगे, हम बता रहे हैं कि हाँ इतनी हम खरीद सकते हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, बस डिजायर्ड क्वांटिटी है। चलो अब इसका नेक्स्ट अपन आते हैं एक और स्लाइड। अब भैया क्या लिखा है, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, तो देखो कुछ नहीं होता है, अभी अपन ने सबसे पहले एक डब्बा वगैरह पढ़ा था, जब जिसमें प्राइस 12 था, 10 था, 8 था, 6 था, 4 था, और इधर क्वांटिटी लिखी थी 20, 30, 40, 50 लिखा था। तो बेटा जब एक डब्बा अपन बनाते हैं जिसमें अलग अलग प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, फिर बोल रहा हूं, जब एक हम टेबल बनाते हैं जिसमें अलग अलग प्राइस पर कितनी कितनी हमने क्वांटिटी खरीदी है, ठीक, तो बेटा जब उसको टेबल में दिखा देते हैं तो बेटा वो क्या बन जाता है, डिमांड शेड्यूल। क्या भैया, डिमांड शेड्यूल। वैसे इसको स्केड्यूल बोला जाता है, ठीक, डिमांड स्केड्यूल। ध्यान से सुनना, क्लियर है बेटा, ठीक। जैसे भाई अपन लोग बोलते भाई मुझको अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल वगैरह, ठीक, तो तुम क्या करते हो, एक तरफ टाइम लिखते हो, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे ये करूंगा, इतने बजे वो करूंगा, तो एक टेबल बन गया ना, ठीक, मतलब जिसमें 2-2, 3-3 सेक्शन हो जाते हैं। तो वैसे भी डिमांड शेड्यूल, स्केड्यूल मतलब क्या होता है भैया, एक टेबुलर स्टेटमेंट जिसमें बेटा क्या होती है, जिसमें विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी डिमांडेड। हम वो कमोडिटी जो हम अलग अलग प्राइस पर खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, उसको बेटा जब हम टेबल के फॉर्म में दिखा देते तो बेटा वो बन जाता है डिमांड शेड्यूल। अब देखो अगर मुझको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की मीनिंग याद करनी है तो बेटा यहां पर पहले तो मैं लिखूंगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हेडिंग। अब यहां पर लिखूंगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू द टेबुलर स्टेटमेंट, पूरा पूरा लिखूंगा, बस यहां पर बाय आ कंज्यूमर, बाय आ कंज्यूमर। और जब मार्केट की लिखूंगा तो बेटा यहां पर मार्केट डिमांड शेड्यूल हेडिंग डाली, मार्केट डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू द टेबुलर स्टेटमेंट वगैरह वगैरह सब लिखूंगा, यहां पर बाय आ हटा दूंगा ऑल कंज्यूमर। जब इंडिविजुअल लिखूंगा तो बाय आ कंज्यूमर और मार्केट लिखूंगा तो बाय ऑल कंज्यूमर। बस ये थोड़ा सा चीजें चेंज कर देना, अपने आप मीनिंग बन जाएगा, ठीक। फिर बोल रहा हूं, तुमसे पूछेंगे डिमांड शेड्यूल का तो ये लिखा हुआ है, इंडिविजुअल का पूछेंगे तो जो जो मैंने आई वाली चीज करी है और आ कंज्यूमर वो लगा देना, मार्केट पूछेंगे तो एमएम वाली चीज कर देना और ऑल लगा देना, अपने आप बन जाएगा, ठीक। फिर इसका डिमांड कर्व। अब देखो वो जो अपन ने याद करो, जो टेबल अभी अपन ने दूसरी स्लाइड पर देखा था उसी के बगल में ग्राफ बना था ऐसा, ठीक। तो जब अलग अलग प्राइस पर हमने कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी, अलग अलग प्राइस पर हमने कितनी कितनी क्वांटिटी
खरीदी। जब हम उसको बेटा ग्राफ पर दिखा देते, किस पर दिखा देते हैं, ग्राफ पर, तो बेटा वो बन जाता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्लियर है, अलग अलग प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी हम खरीदते हैं, जब हम उसको ग्राफ पर शो करते हैं तो बेटा वो बन जाता है डिमांड कर्व। अब अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल लगा दिया मैंने सब जगहों पर और यहां पर लिख दिया बाय अ कंज्यूमर, तो बेटा वो काय का बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और अगर मैंने हर जगह पे मार्केट मार्केट लिख दिया, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे मार्केट, और बाय ऑल कंज्यूमर लिख दिया, तो बेटा यही मीनिंग सेम किसका बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल का। तो ध्यान रखना, मैंने तुमको डिमांड शेड्यूल करवाई है और डिमांड कर्व करवाया है, इंडिविजुअल और मार्केट अपने आप बन जाएगा। ठीक, जो मैंने करा वैसे कर देना। अब इसका भैया यहाँ पे एक और टॉपिक आता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, तो बेटा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, इसको ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। मतलब प्राइस वाले चीज में कितना चेंज हुआ और क्वांटिटी वाले में चीज में कितना चेंज हुआ, बस वो अपॉन में लिख दो, अपने आप स्लोप निकल जाता है। अब यहाँ पर फीचर और डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के विशेषताएं, तो बेटा डिमांड कर्व क्या बताता है, सबसे पहली बात तो इनवर्स रिलेशन बताता है। मतलब क्या बताता है, इनवर्स रिलेशन, मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, ये इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स बोल दो, इनडायरेक्ट बोल दो, नेगेटिव बोल दो। ठीक, फिर इसका कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन ये डिमांड कर्व क्या बताता है, बस ग्राफ पर बताता है। ठीक, प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को। टू टाइप्स, ठीक, ये भैया क्या बोल रहे हैं भैया, दो टाइप्स के होते हैं। अब अपन आते भैया नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं भैया, लॉ ऑफ डिमांड। ये और भी भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से बहुत अच्छे से वीडियो और अच्छे से देखना भाई, ठीक, बिल्कुल फोकस के साथ भाई। लॉ ऑफ डिमांड, तो सबसे पहली बात तो भैया इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये बेटा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इट शोज इनवर्स रिलेशन। अब ये बेटा कैसा रिलेशन बताती है लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स, इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशन बताती है। क्यों बताती है, क्योंकि किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी। फिर बोल रहा हूं, इसका मीनिंग क्या लिखोगे लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट शोज इनवर्स, नेगेटिव और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक, और आगे क्या लिखोगे, इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीज, ये लिख सकते हो। ठीक, सिंपल सिंपल शब्द बिल्कुल। अब बात आती है एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए, करने से पहले हमको कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे। क्या एजम्पशन, कि बेटा कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी, टेस्ट और प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा, प्राइस, दूसरे गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होगा, चाय है और जो कॉफी थी तो कॉफी का कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। कोई, पहली बात तो सब्स्टिट्यूट ही मत रखो उसका, कोई मतलब होनी नहीं चाहिए सब्स्टिट्यूट। नॉट टू, क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज वैल्यू। बेटा वो सामान, वो जिस भी चीज की अपन बात कर रहे हैं डिमांड, बेटा वो जो गुड्स होता है वो गुड्स है, बेटा वो गुड्स प्रेस्टीज वैल्यू का नहीं होना चाहिए। मतलब को भैया ये तुमको चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्रेस्टीज वाला नहीं होना चाहिए। देन इसका प्राइस फ्यूचर में आपको पता ही नहीं होना चाहिए बढ़ेंगे या कम होंगे। देन इसका साइज और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बना दोगे, कैसे बना दोगे, जो सेकंड स्लाइड में था वो बनाओगे यहाँ पे। फिर बोलो, अगर बाई चांस मान लो उन्होंने क्वेश्चन दिया लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, तो भैया पहले मीनिंग बता दिया, वो शेड्यूल बनाना है और वो वहीं पर जो मैंने ग्राफ बनवाया था वो ग्राफ बनाना है। ऐसा वाला ये याद करने के लिए बता दी कि ऐसा ग्राफ बनाना है जो वहां पर अपन बनाया था सेकंड स्लाइड में। ठीक, और ये एजम्पशन लिख देंगे अपन। ठीक, अब इसके बाद और इसको भी डायग्राम को समझाना पड़ेगा कि मुझे प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी थी, प्राइस इतना था तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस और कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई। इसका मतलब ये नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। ठीक, अब इसके बाद अपन लास्ट करते हैं भैया लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। भैया लॉ ऑफ डिमांड लागू क्यों होती है, लॉ ऑफ डिमांड लागू क्यों होती है। या फिर क्वेश्चन आएगा व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोज डाउनवर्ड टू द राइट। या फिर वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिमांड कर्व नीचे की ओर क्यों जाता है। ध्यान रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही है। ठीक, तो ये सबसे पहले क्या भैया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ध्यान से सुनना बेटा भाई, ये लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ये लागू क्यों होता है, तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई जैसे जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा खाते आते हो तो याद करो उससे यूटिलिटी क्या होती आती है, गिरती आती है। ये वाला लॉ यही कहता था ना, जितना ज्यादा खाओगे, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा यूटिलिटी क्या होती आएगी, कम होती जाएगी। अब मुझे बताओ, तुम ज्यादा से ज्यादा खा रहे हो, इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन एक मिनट, उसी के साथ साथ ये यूटिलिटी कम मिल रही है, मतलब आपको संतुष्टि कम मिल रही है, तो तुम खरीदोगे क्या,
तो इसका मतलब अपने को क्या लगा कि प्राइस बढ़ रहा है, उसके कारण डिमांड कम हो रही है, जबकि उसके कारण डिमांड कम नहीं हो रही, यूटिलिटी कम मिल रही है, प्राइस के मुकाबले यूटिलिटी कम मिल रही है। तो इसके कारण बेटे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होती है। किसके कारण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के कारण। सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, अभी मैंने बताया अपन टी लवर है, वो कॉफी लवर है, तो कॉफी के प्राइस के कारण जो हमारे गुड्स पे असर पड़ता है उसी को बेटा क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बोला जाता है। अब क्या होता है, उसके प्राइस बढ़ते हैं तो वहां के लोग हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है, हमारी डिमांड क्या जाती है, बढ़ जाती है। और अगर उसके प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, तो हमारे लोग भी कहां चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। ठीक, अब इसका मतलब हो क्या रहा है, मान लो कॉफी के प्राइस बढ़ गए, कॉफी के प्राइस बढ़ गए, तो लोगों को हमारा प्राइस क्या लग रहा है, सस्ता लग रहा है। क्या लग रहा है, सस्ता, इसका मतलब कम लग रहा है, तो कम प्राइस पर वो लोग इधर आ गए तो डिमांड बढ़ गई। यही तो लॉ ऑफ डिमांड है कि क्या बताता है कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, या फिर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। ठीक, अब अगर मान लो कॉफी के प्राइस क्या हो गए भैया, कम हो गए, कॉफी के प्राइस क्या हो गए, कम, तो उन लोगों को क्या लगेगा, हमारे लोगों को कि यार चाय के प्राइस महंगे हो गए, चाय के प्राइस क्या हो गए, महंगे, जबकि महंगे नहीं हुए, उसके कारण महंगा लग रहा है, तो हमारे लोग भी कहां चले जाएंगे, उधर, तो प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या होगी, कम। यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड लागू क्यों हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण। तीसरा बेटा इनकम इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे इनकम इफेक्ट का मतलब ये मत समझना कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, भाई सुनो, जैसे मान लो कोई चीज पहले 30 रुपए की आती थी, अब वो चीज भैया 20 की आने लगी, कितने की आने लगी, 20 की। ठीक, तो मुझे ये बताओ भाई, तुम 20 रुपए में, भाई पहले तुम 30 रुपए में 1 किलो शक्कर खरीदते थे, अब मान लो 20 रुपए की होगी, 20 रुपए में 1 किलो शक्कर आ रही है। ठीक, तो 1 मिनट 10 रुपए बच रहे हैं तुम्हारे, तो बेटा वो तुम्हारी इनकम है, वो तुम्हारी रियल इनकम है। अब 1 मिनट, अब तुम चाहो तो वो जो 10 रुपए बच गए उससे और शक्कर खरीद सकते हो, मतलब आधा किलो शक्कर और आ जाएगी, मतलब 20 रुपए में 30 रुपए में अब 1.5 किलो खरीद लोगे। कितना, 1.5 किलो। पहले 30 रुपए में कितने खरीदते थे, 1 किलो, अब कितनी खरीद रहे हो, 1.5 किलो। 1 मिनट, क्या हो रहा है, प्राइस कम होने के कारण डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन किसके कारण, इनकम इफेक्ट के कारण। इसलिए बेटा बोल रहे हैं इनकम इफेक्ट के कारण भी ये क्या होता है, लॉ लागू होता है। लास्ट है बेटा, कुछ बायर्स नए आ जाते हैं मार्केट में और कुछ बायर्स, वो जो कुछ बायर्स है वो चले जाते हैं। देखो क्या होता है, जब प्राइस सस्ता होता है, जब प्राइस क्या होता है, सस्ता, तो भाई जो लोग अभी तक खरीद नहीं पा रहे थे, अब वो लोग भी क्या करने लग जाते हैं, माल को खरीदने लग जाते हैं। तो 1 मिनट, प्राइस सस्ता हुआ तो और लोग आ गए, तो मतलब डिमांड बढ़ गई। और अगर मान लो कोई चीज महंगी हो गई, भाई टमाटर जो थे भैया उनके मान लो प्राइस बढ़ गए, महंगे हो गए, तो जो लोग पहले खरीद रहे थे अब वो लोग मार्केट से चले जाएंगे, अब वो टमाटर खरीदेंगे नहीं, तो प्राइस बढ़ा, कुछ लोग चले गए, तो उसके कारण क्या होगी, डिमांड कम होगी। तो यही तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ता तो डिमांड कम, प्राइस कम होता तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन किसके कारण, कुछ लोग के आने और कुछ लोग के जाने के कारण। तो ये 4 ऐसे कारण है जिनके कारण लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लागू होता है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना, ये जो पूरी स्लाइड है पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई आप लोग। अब अपन नेक्स्ट करते हैं बेटा। देखो ये था कि लॉ ऑफ डिमांड लागू क्यों होता है। अब ये जो अपना टॉपिक चल रहा है बेटा, ये है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां लागू नहीं होता है। इसका एक और क्वेश्चन कैसे आता है, इसका कि डिमांड कर्व नीचे की ओर क्यों जाता है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि डिमांड कर्व ऊपर की ओर क्यों आता है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, नेसेसरी ऑफ लाइफ। अगर भाई मान लो तुमको बीपी है, तुम्हारे कोई भी दुश्मन को बीपी है भैया, मान लो बीपी, ब्लड प्रेशर, तो भाई उसकी जो दवाई आती, मान लो कोई भी गोली वोली कुछ भी होती हो, भाई उसके प्राइस मान लो बढ़ते आ रहे हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 400, 1000, 5,000। मुझे बताओ क्या खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, खरीदना तो पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी की जरूरत चीज बन गई है। तो बेटा जरूरी चीजों पर भी ये क्या होता है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रही कम, तो बेटा यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। कहां पर, जो चीज जरूरी होती है। फिर सोशल स्टेटस सिंबल, अगर कोई ऐसी चीज है जो समाज में आपकी इज्जत बढ़ाए, तो वहां पर भी भैया जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, जबकि डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो भैया सोशल स्टेटस सिंबल वाली चीजों पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। सोने के प्राइस बढ़ते आ रहे हैं लेकिन लोग तब भी खरीद रहे हैं कि नहीं हमारा इज्जत की बात है। ठीक, देन इसका प्रीशियस स्टोन, यही सोना, चांदी, डायमंड, रूबी, ये सब। तो बेटा जितने ये जो प्रीशियस स्टोन होते हैं, इनकी जितनी ज्यादा कीमत होती है उतनी ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ती है, जबकि डिमांड कम होनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना कि प्राइस बढ़ता तो डिमांड कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, फिर इसका चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर तुमको फ्यूचर में प्राइस चेंज होने के बारे में पता चल गया तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। इग्नोरेंस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। ठीक, कई बार क्या होता है, कंज्यूमर क्या करता है, इग्नोर कर देता है चीजों को। क्यों कर देता है, उसको लगता है यार सस्ता है मतलब खराब है। ठीक है, लेकिन कई बार जो सस्ती चीज होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तारीफ नहीं करूंगा, खैर भाई
मान लो अपनी जो चैनल है, अपना जो चैनल, उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं क्वालिटी मैं भी दे रहा हूँ, ठीक है, क्वांटिटी भी है अपनी चैनल पे अच्छी खासी और क्वालिटी में मैं कहीं ना कहीं दे ही रहा हूँ, ठीक। वो तुम बता सकते हो भाई कि कमेंट में कि मैं सच में दे रहा हूँ क्वालिटी, तुम लोग को अच्छी पढ़ा रहा हूँ या अच्छे से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो भैया क्या बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है कंज्यूमर सस्ते के चक्कर में सोचता है अरे यार ये अच्छा नहीं होगा, जबकि वो अच्छा होता है। तो उसके कारण भी क्या होता है, सस्ता है तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं बढ़ रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड इसके कारण लागू नहीं हो रहा है। फिर इसका चेंज इन फैशन हैबिट, फैशन ही बदल गया पूरा, ठीक। तो उसके कारण बेटे क्या होता है, भले वो चीज सस्ती मिल रही है लेकिन फैशन चेंज हो गया तो अब लोग खरीदने वाले नहीं है। ये गिफन पैराडॉक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या कहता है, देखो गिफन नाम के एक भैया थे, ठीक, उन्होंने भी ये क्या बोला था कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, ठीक, जो भाई जिन पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। क्यों, जैसे ये मान लो एक बाजरा है, ठीक, बाजरा भाई जो गरीब परिवार है भाई, वो बाजरा उसको महीने भर भैया 5 किलो बाजरा लगता है, ठीक, अपनी जीवन यापन करने के लिए। तो भाई अगर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो भी भाई वो बाजरा उतना ही खरीदेंगे, कितना, 5 किलो, ठीक। और अगर उसके प्राइस कम हो गए तो भी भाई वो 5 किलो ही खरीदेंगे, क्योंकि कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जो वो खरीद कर रख लेंगे, ठीक। तो भैया ऐसे गुड्स जो भैया चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो उतनी ही डिमांड रहती है, तो उनको भैया क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स, वो सॉरी गिफन पैराडॉक्स। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अलग से आ सकता है भाई, ध्यान रखना। चलो अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी भी चीज का आपको प्राइस तय करना है तो भैया आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना चाहिए, ठीक, कि भाई जब प्राइस डिमांड, भाई किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो अधिकतर जाहिर सी बात है कई बार क्या होता है उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना तेरे भाव बढ़ रहे हैं, भाई डिमांड है तो बंदे का भाव भी बढ़ते हैं। देन इसका भी है टैक्सेशन पॉलिसी। भाई सरकार जो पॉलिसी तय करती है ना भाई, वो पता है टैक्स की जो पॉलिसी होती है वो लॉ ऑफ डिमांड के को ध्यान में रख के करती है। क्यों, मान लो भैया सरकार ने टैक्स बहुत बढ़ा दिए तो लोग क्या कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे, और फिर पता है देश में क्या आती है, मंदी आती है, तो सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकती किसी भी चीज पर, ठीक है। तो सरकार को टैक्स लगाने के लिए वही टैक्स पॉलिसी तय करने से पहले लॉ ऑफ डिमांड को समझना पड़ता है। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंस फॉर फार्मर्स। भाई फार्मर्स को भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या करती है, गाइड करती है कि उनको किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किसका नहीं करना है, ठीक। भाई जिस चीज की डिमांड होगी जाहिर सी बात है आप वो वाली चीज क्या करो, एग्रीकल्चर में उगाओ। देन इसका ये इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। भाई जो प्रोडक्शन होता है चाहे वो कंपनियों में हो चाहे कहीं पर भी हो, मान लो तुम छोटा सा एग्जांपल ले लो, शादी है, शादी में भैया तुमने बोला 400 लोगों की गुलाब जामुन बननी है, ठीक, लेकिन हलवाई तुमसे बोलता भाई देख लो समझ लो, तो तुमने बोला एक काम करो 100 गुलाब जामुन और एक्स्ट्रा बना देना, मतलब 500। तो भैया वो हलवाई जो है ना वो बेटा 600 650 गुलाब जामुन बनाएगा। क्यों, क्योंकि भाई उसको पता है कि ये कहीं ना कहीं डिमांड अगर और आ गई, ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, तो ये क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड किसमें मदद करता है, प्रोडक्शन में भी मदद करता है, कि हम भैया किस चीज का प्रोडक्शन करें, कितना प्रोडक्शन करें, ये सब तय करने में लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, रोल निभाता है। तो ये अपन ने पूरा एक पार्ट कवर कर लिया है डिमांड वाले चैप्टर का। एक और पार्ट में अपन पूरा ये चैप्टर भाई खत्म कर देंगे, ठीक। क्या भाई अगर मैं एक ही पार्ट में सब कुछ कवर करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होती है, तो भाई उसके लिए भाई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो भाई उसके लिए माफी चाहूंगा। 2 पार्ट में आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। बस भाई प्लीज इसी तरीके से भाई अपने प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करते रहना भाई, चैनल को जल्दी से जल्दी भाई ग्रो करवाओ, ठीक, आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपके बलबूते पे भाई खड़ा हूं, ठीक। तो भाई प्लीज, थैंक यू।